नमस्कार, मैं हूं विमल कुमार और अभी अपने चैनल में कुछ घूमते घूमते मैं आया हूं पंजवारा। एक्चुअली में दिस टाइम द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट, सो आई फील एंड आई वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि ये हीट वेव है, लू का प्रकोप है, ये क्या है हमको पता नहीं। और आज हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान हैं, विशेष मेहमान हैं बायो के विद्वान। लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस हो या एनवायरमेंटल क्राइसिस हो, उसके विद्वान, लगातार स्टडी करने वाले, लगातार प्रयास करने वाले श्री अमरकांत जायसवाल पंजवारा से मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो ये क्राइसिस चल रही है, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसका क्या कारण है सर? इसके मुख्यतः मेरे समझ से दो कारण प्रमुख हैं। कारण तो अनेक हैं, लेकिन दो कारण प्रमुखता से संबंधित। एक है मानवीय कृत। आज जिस वातावरण में जीने के लिए हम अभिशप्त हैं, या जो मेरे आसपास ऐसा जहरीला वातावरण तैयार हो गया है, इसमें 95% योगदान हमारा ही है। कहता है कि जितनी तेजी से विकास होगा उतनी तेजी से पर्यावरण का विनाश होगा, और अमीरों ने अपने हित के लिए गरीबों को लूटा, इस पर्यावरण को लूटा। इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों दूसरे के सहयोगी हैं। अगर विकास पर्यावरण को देखते हुए संतुलित रूप से किया जाए तो फिर पर्यावरण को या ऐसे वातावरण के लिए हम आवश्यकता नहीं होगी। विकास तो चाहिए ही, और विकास सर्वोपरि है। मानव की जैसी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, हमारे आसपास जैसा वातावरण भौगोलिक बन रहा है, या दुनिया में जो वातावरण है, उसके समकक्ष हमें खड़ा ही होना होगा, और इसके लिए हमें पर्यावरण को बचाते हुए प्रयास करना है। तो आज इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमने विकास की ओर ध्यान दिया, लेकिन विकास को जो मजबूती प्रदान करेगा, विकास जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसके जीवन की रक्षा करने वाला जो साधन है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा विनष्ट किए। सर कहता है कि अपनों ने तो लूटा, मुझे गैरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी मोह डूबी जहाँ पानी कम था। और देखिए आपके बगल में चीर नदी बहती, चीर नदी, और चीर हो, कजिया हो, गिरवा हो, चालन हो, सारे नदियों ने अपना अस्तित्व लगभग समाप्त कर दिया। तो क्या विकास इसे ही कहते हैं? नयन बरसे हजारों बार चाहे उम्र भर, लेकिन चमकता चांद सा चेहरा कभी ओझल नहीं होता। ये आप समझते हैं? तो पर्यावरण मेरा जो है, यह जो हमारा मतलब सिस्टम है, इसे इकोसिस्टम भी कहते हैं, तो ये कभी ओझल नहीं होगा। इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, और लंबी अवधि के लिए, लंबी जीवन पृथ्वी को चाहिए, तो हमें सजग और सतर्क भी होना होगा। सर ये विशेष रूप से जब लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, जो एक क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस, रैपिडली क्लाइमेटिक चेंज, इसका क्या कारण है? इसके पीछे कारण तो कुछ प्राकृतिक भी हैं और कुछ राजनीतिक भी हैं, कृत्रिम भी हैं। प्राकृतिक कारण हमारे हैं दो तरह की, जो हमारे पृथ्वी पर मतलब हवा चलती है, प्रशांत से, अटलांटिक से, जिसे हम एल नीनो और ला नीनो कहते हैं। इसका प्रभाव भी हमारे वातावरण पर पड़ता है, भौगोलिक रीजन पर क्षेत्र वाइज पड़ता है। यह भी कभी कभी हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, और बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। लेकिन इससे बड़ा कारण हमारे द्वारा किया गया संसाधन, हमारे द्वारा किया गया बिना सोचा समझा विकास। हमने आधुनिकीकरण को अपनाया, लेकिन हमने अपने लिए जो अच्छा साधन हो, जो हम स्वस्थ जीवन, स्वच्छ जीवन, शांत जीवन, सौहार्द जीवन जी सकें, उसके ओर कम ध्यान दिया। अब नतीजा ये है कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि हम त्वरित कार्रवाई नहीं करें। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करें तो हमें विनष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। इसके दो कारण हैं। पहली, हमने अंधाधुंध वनों का सफाई, वृक्षों का सफाई,
सबसे पहले वृक्ष सिर्फ छाया देता है ऐसी बात नहीं, फल देता है यही ऐसी बात नहीं। वृक्ष वातावरण के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो बदले में वो ऑक्सीजन और जलवाष्प भी छोड़ते हैं, और वो जलवाष्प हमारे वातावरण के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जहाँ सघनता से जंगल होगी, जहाँ अधिकता में वृक्ष पाए जाएंगे, वहाँ का टेम्परेचर हमारा नियंत्रित होगा। तो पहला तो है कि हम वृक्षों का बिना सोचे समझे विनाश न करें, और अगर आवश्यकता पड़े तो अगर हम 10 वृक्ष काटते हैं तो 100 वृक्ष लगाने का प्रयास भी। क्या ऐसा लोग करते हैं कि 10 वृक्ष काट के 100 वृक्ष लगा देते हैं? नहीं, कतिपय यह संभव भी लोगों को नहीं लगता है, या इसके लिए जागरूकता की कमी है। हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें हर व्यक्ति को सजग और सतर्क करने के लिए एक सक्षम प्रयास प्रशासन की ओर से भी करना चाहिए, हमारे नेताओं की ओर से करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को खुद अगर जागरूक करेंगे तो उनकी आवश्यकता कम रह जाएगी, हम सतर्क और सजग हो जाएंगे। मैं तो 2013 से वन पर्यावरण मंत्रालय, गोड्डा डीएफओ और बांका डीएफओ के साथ काम कर रहा हूँ। लगातार मैंने अवेयरनेस कार्यक्रम का, लेकिन मुझे मेरे अवेयरनेस कार्यक्रम से मुझे नहीं लगता बहुत फ़ायदा हुई है। देखिए, देखने में लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अवेयरनेस से जागरूकता नहीं बढ़ी है, लेकिन यह सोच जो भ्रामक है, ऐसी बात नहीं है। आप प्रयास करेंगे तभी वस्तु स्थिति लोगों तक जाएगी, और थोड़ी भी पहुँचे। अगर हमारा प्रयास 16 आना है और 2 आना भी कवर कर लिया तो हम बहुत बड़े प्रयास में। सर आप ये बताइए कि ये जो एसी जो सीएफसी सीक्रेट्स करती है, निकालती है, उसका इस गर्म लू हवा चलने के में कितना योगदान है? देखिए, अभी जो हमारे पास वातावरण खड़ी है, ये इसका कारण सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत डीप में जाना है। समय अभाव के कारण मैं शॉर्ट में से रखता हूँ। हम अपने विकास के क्रम में जो आधुनिकता अपनाए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है सिर्फ एसी इसका एक कारण नहीं है। हमारे जो व्हीकल्स हैं, अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर गए हैं, बैटरी संचालित व्हीकल्स की ओर गए हैं, लेकिन डीजल, पेट्रोल और केव ऑयल की तरफ नहीं था। इससे हमारे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि हमारा एसी से फ्लोरोकार्बन CFC निकलता है, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। फैक्ट्री से जो हम चलाते हैं उसके बॉयलर से बहुत सारे, उसके कि टावर से बहुत जहरीले धुआं निकलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सर के साथ रहता है। बहुत सारे ऐसे पॉइजनस पॉइंट भी हैं जो वातावरण में घूम रहे हैं, और ये हमारे लिए फैक्ट्री है, व्हीकल्स है, हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं, और साथ साथ हमारे घर में आधुनिक सुविधा में जो हम एसी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे मिलके हमारे जो ग्लोबल पॉइंट जो है, हमारा पृथ्वी का रक्षा करने का जो कवच है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, O3, इसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसके नुकसान पहुंचाने से आज हमारे पृथ्वी के ऊपर जो एक आच्छादित वातावरण ओजोन का है, वो बहुत जगह रैप्चर कर गया, फट गया, छिद्र हो गया। तो ओजोन में छिद्र होने से क्या होता है कि सूर्य की जो डायरेक्ट परावैंगनी किरण आती है, अल्ट्रावायलेट रे, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है। और अल्ट्रावायलेट रे हम लोग जानते हैं कि परावैंगनी किरण बहुत ही खतरनाक किरण होती है, और इससे पृथ्वी पर बहुत सारे जो नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, इसका भी एक कारण है। और ओजोन को हम जितना क्षति पहुंचाएंगे, पृथ्वी पर उतना संकट होगा। अल्ट्रावायलेट रे आएगा, रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में जाएगा नहीं, और पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा, और समुद्र की भी टेम्परेचर जो बढ़ जाएगी, जिसका कारण होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ग्लेशियर पिघलना शुरू होगा। अब ग्लेशियर जब दोनों साइड का पिघलना शुरू होगा तो वो पानी समुद्र में आएगा, और समुद्र की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जब उसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर हो जाएगी, तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी, चाहे वो इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, या टापू हो समुद्र में, भारत का बम्बई हो, मुंबई हो, या क्या नाम कहता है कलकत्ता हो, ये सारे कोस्टल एरिया जो समुद्र के निचले सतह में है, ये डूब जाएंगे। जैसे आज हमारा क्या नाम कहता है द्वारिका नहीं विलुप्त है, उसी तरह कल ये सब विलुप्त हो जाएंगे। सर ये बताइए कि विकास की बलि वेदी पर
इन वृक्षों को सड़क बनाते समय काट दिया जाता है। बेचारा वो तो कुछ बोल नहीं पाता है और सरकार भी अंधाधुंध होकर के ऑर्डर कर देती है। ये जो पनिवारा धोरैया रोड बनी है, आज लगता है कि 10 वर्ष हो गया, क्या इसमें प्लांटेशन हुआ? नहीं, प्लांटेशन हुआ नहीं, लेकिन एक बात, विकास एक अनिवार्य है। आबादी हमारी जितनी बढ़ रही पृथ्वी की, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्फोट है और भारत में तो यह विस्फोट के करीब पहुँच गया। तो जनसंख्या विस्फोट हमारे संसाधन को खा जाता है, हमारे विकास को खा जाता है और इतनी ज़्यादा पर्यावरण को संतुलित कर देता है कि फिर हम बहुत प्रयास करने के बाद उस पर्यावरण को पुनः स्थापित करने का प्रयास करने के बाद भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह भी मानवीय जो जनसंख्या है, यह भी हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। सर ये बताइए कि जब हम ही नहीं रहेंगे, जनसंख्या ही नहीं रहेगी, तो फिर विकास किस काम का? जब इन नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके बगल में चीर नदी है, यहाँ ऐसा हो सकता है 20 साल के बाद यहाँ की जनसंख्या को उठ के कहीं चला जाना होगा, क्योंकि यहाँ पानी का लेयर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो फिर ऐसा कमाई, ऐसा विकास किस काम का? देखिए, पानी जीवन के लिए अनिवार्य है और जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। और जल हम जानते हैं कि पेय योग्य जल, जिसे हम लोग मीठा पानी कहते हैं, यह पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर मात्र इसकी संख्या 5 से 5.5%। अब ये एक बड़ी विकराल समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जितनी तेज़ी से अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए, अपने विलासिता के साधन जुटाने में जो हमने व्यय किया है, उससे हमारा कृषि क्षेत्र में भी हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ही ज़बरदस्त अवशोषण हुआ है। लेकिन इसके लिए हमने फिर स्टोरेज का प्लान नहीं बनाया कि अंडरग्राउंड वाटर को हम स्टोर करें, उसके लिए प्लानिंग हो, टैंक बनावें, तलैया बनावें, पोखर बनावें, कुएँ को रिसाइकलिंग करें। ऐसा नहीं हो पा रहा है और यह हो भी रहा है तो नेग्लिजिबल है। ये हमारे लिए खतरनाक है। सर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 74 to 77% वाटर है, बट 1.5 to 2% वाटर इज ओनली फॉर यूज। और यदि पूरे वर्ल्ड के पानी को यदि हम 1 गैलन मान लें तो मीठा पानी 0.02% है। इसको जानने के बावजूद भी हम जो आज वो गैलन वाला, जार वाला पानी पीने के पीछे परेशान है, जो कि 86 पानी को रिड्यूस कर देता है, तो इसको बचाने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो जिस विकास की ओर हम जा रहे हैं, जो साधन हमें चाहिए वो तो अनिवार्य है, लाएंगे ही, आएंगे ही, लोग अपनाएंगे। चाहे वो फास्ट फूड मार्केट में आ रहा है, उससे कितना भी नुकसान हो, हमारे यहाँ समस्या हो रही है मोटापा की, ये इसका सबसे बड़ा देन है। जो प्रिजर्व फूड है, मार्केट का फूड, फास्ट फूड, उसका देन है। हमारे रहन सहन, हमारे वातावरण में जो हम अपना जीवन पद्धति बना लिए हैं, हम विलासिता की ओर जाते हैं, परिश्रम की ओर कम है, यह भी एक है। अब रही बात कि आपने पूछा कि इस जल का अगर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रश्न आपका ही है कि अगर जल समुचित रूप से कहाँ से आएगा। तो सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी सी जल हमारे पास मीठे जल का स्रोत है, हम उसका 0.1% भी नहीं यूज़ कर रहे हैं और उससे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। बर्बादी का मतलब होता है कि ज़मीन से निकाला हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स में बर्बाद होता हो जल का, हम लाइसेंस देते हैं। दूसरी बात है, बहुत सारी फैक्ट्रियां जल को बर्बाद करती है, सफाई धुलाई में, जैसे बूचर फैक्ट्री है, वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। जिसके बाद हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में भी सजग नहीं है, जहाँ हमारा 10 लीटर पानी से कम काम चल जाए, वहाँ 100 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। कपड़े धुलाई में ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो पानी की बर्बादी है, लेकिन अगर हम सजग हो जाएं कि इसका रिस्टोर भी करना है, तो वर्षा का पानी हमारा सबसे बड़ा स्रोत है। तो वर्षा का जल क्या हो रहा है कि आज वर्षा का जल आ रहा है और वो नदियों में, ऐसे ही खेतों में बह के बाहर चला जा रहा है, उसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं और वो अल्टीमेटली समुद्र में चला जाता है, जो नमकीन खारी हो जाती है। अगर उसका हम स्टोर करने का प्लान बना लें, बड़े बड़े बिल्डिंग पर अगर हम पानी का व्यवस्था करके अंडरग्राउंड भेजना शुरू कर दें, वो नदी तालाब में नहीं जाए, तालाब में पानी के लिए वर्षा का पानी संचय करने का व्यवस्था कर लें, तो हमको लगता है कि हमें पानी की समस्या से जूझना नहीं है। सर ये बताइए कि ये जो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, लगातार जो सीमेंटेड बनता जा रहा है, आज से कुछ वर्षों पहले जैसे कि कहा जाता था कि 16% वाटर ही वो जो पहाड़ पर्वतों द्वारा जाता, वो तो लगता है परसेंटेज 10-12% पर हो गए। इसको रोकने के लिए कोई उपाय है? देखिए,
कंक्रीट का जंगल जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक विकास में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, हाँ, ये जो आरसीसी बिल्डिंग, तो ये तो बनेंगे ही। अब बनेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो फिर आबादी जाएगा। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, उसकी आवश्यकता को सीमित करनी होगी, और नहीं तो ऐसे तो बनते रहेंगे। भूमि का ह्रास होता रहेगा, पेड़ कटता रहेगा, बिल्डिंग बनता रहेगा, कंक्रीट का जंगल बसता जाएगा, ओरिजिनल प्राकृतिक जंगल विनष्ट हो जाएगा। पर ये बताइए, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है कि अगर हम देखें कि शहर बसाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, तो कहाँ बनाना? तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कृषि के उपयोग में नहीं है, बंजर हैं, वहाँ कृषि नहीं हो सकता है, वहाँ जंगल ही लग सकते हैं और बिल्डिंग ही बन सकते हैं। तो शहर को वैसे जगह बसाया जाए, वृक्ष को वैसे जगह लगाया जाए जो खेती का भूभाग क्षेत्रफल न घटे और हमारा काम। सर ये बताइए, जो हीट वेव जो चल रही है, इसको रोकने के लिए यदि वर्ल्ड के देश 2-2 महीना करके लॉकडाउन लगाएं तो क्या इसको रोका जा सकता है? लॉकडाउन समस्या का हल नहीं। लॉकडाउन आपके विकास को अवरुद्ध करेगा। लॉकडाउन आपके विकास के दौड़ में आपको बहुत पीछे ले जाएगा। लॉकडाउन एक इमरजेंसी समस्या है, तत्काल किसी से निपटने के लिए लॉकडाउन को हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विकास के दौड़ में जिस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, ये लॉकडाउन स्पीड ब्रेकर हो जाएगा। तो सर ये इमरजेंसी लॉकडाउन का प्रयोग करके हम वातावरण को कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए हम पोल्यूशन रहित कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें वापस वहीं आना होगा, तो फिर तो वही समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा, ये टेम्पररी सॉल्यूशन से काम नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन क्या आपके अनुसार? वृक्ष लगाइए, पॉल्यूशन कम कीजिए, फैक्ट्री को मतलब नियंत्रित कीजिए, उसके बाद आवश्यकता लोगों को मतलब जो जरूरी हो ऐसे टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाइए जिसमें CFC कम निकले, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकले, उसके बाद क्या नाम कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का नहीं हो, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो, HCl नहीं हो, ऐसे सब टेक्नोलॉजी अपना के, जैसे आज इसका उदाहरण है, आज हम EV लाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए, उसमें क्या है, लिथियम बैटरी से चलता है, उसमें पोल्यूशन नहीं है, उसमें बहुत बड़ा जेट और ईंधन और एरोप्लेन का टेक्नोलॉजी आया है कि जो हाइड्रोजन से चलेगा। उसमें क्या निकलता है, सिर्फ पानी निकलेगा, धुआं, डस्ट, पोल्यूशन कुछ नहीं होगा। तो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने से ही हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक लेंगे, जनता का जीवन जो है वो सरस और सरल हो जाएगा, हम वातावरण को विकसित भी कर लेंगे और रिस्टोर करके पुनः हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हम विनष्ट के कारण पर खड़े थे, रिस्टोर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में भाग लेने के लिए। आपने इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम चला के यदि वर्ल्ड को कुछ भी राहत मिल जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात होगी। और धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपने कीमती समय दिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास कर रहा है, और साथ साथ आपके श्रोता दर्शक को भी बहुत धन्यवाद।